अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में और एक एसे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उसकी आउटलाइन बेसिकली हम डिस्कस करेंगे और उसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, जो कि कल अपलोड होगा। और जिन लोगों ने संडे तक ऐसे सबमिट करवा दिए थे उनके चेक हो चुके हैं, कुछ ये पीछे पड़े हुए हैं और कुछ लैपटॉप में। सो आई एम सेंडिंग देम आउट। और जिन्होंने अब मज़ीद सबमिशंस करवानी है वो अब करवा सकते हैं। और अगर आप न्यू है इस चैनल पे या यू वांट टू गेट योर एसेस इवेलुएटेड, सो हियर इज़ माय पोस्टर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर and I'll start evaluating your essays because you want to appear in CSS 2023 or PMS 2022. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है जनाब, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन इन पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिवन दैट के जेंडर इक्वालिटी और प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन को हम इकट्ठा कर रहे हैं, एक ही ऐसे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आप अगर न्यू एसेस की डायमेंशंस देखते हैं, नए जो पेपर्स आ रहे हैं उनकी डायमेंशन देखें, तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो थोड़े से क्रिटिकल हैं। वो सिंपल नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कोई एक चीज़ नहीं पूछ रहे, वो दो दो तीन तीन चीज़ों का मुरक्कब करके आपसे पूछते हैं जी कि इसको इससे रिलेट करें, या फिर पहले ये डिस्कस करें फिर आप दूसरा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस से बात करें कि आप क्या समझते हैं। सो इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर यू टू सी थिंग्स लाइक दिस। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर यू कि आप एक ही ऐसे को या एक ही टॉपिक को मल्टीपल डायमेंशन से कवर करें ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। अगर वो सेम टू सेम ऐसे नहीं भी आता, स्टिल यू विल हैव द प्रैक्टिस कि जनाब आप दो चीज़ों को रिलेट करके उनके जो कॉमन एस्पेक्ट्स हैं या उनके को डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर सकें, उनको ब्रेनस्टॉर्म कर सकें और इफ़ेक्टिवली एक अच्छा ऐसे लिख के आप एग्ज़ाम में आ सकें। तो आज की वीडियो भी इसी के बारे में, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ। ये मेरे पास एक ऐसे आउटलाइन आई हुई है जिसको मैं एवेलुएट करके दे चुका हूँ। तो जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। एक तो इन्होंने जो टाइटल है उसमें प्रॉब्लम लिखा है, प्रॉब्लम्स है। फिर है जी आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, देन थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट को नंबर ना करें एंड आई डू नॉट इवन प्रेफर कि आप थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दें। आप सिंपल इंट्रोडक्शन के अंदर अगर नीचे लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं या वैसे लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में तो वैसे स्पीच मार्क्स होते हैं, आप वैसे लिखते हैं कि जनाब ये थीसिस स्टेटमेंट है, तो आप उसको अगर ब्लैक पेन से लिखते देते या फिर इवन सेंटर ऑफ द पेज में अगर आप उसको लिख देते हैं, दैन इट इज़ अंडरस्टूड कि ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे आ रही है। उसको आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेंशन कर भी देते हैं तो ठीक है, बट डू नॉट नंबर इट एटलीस्ट। उसका अलहदा से नंबर ना दें। नंबरिंग का इसेंशियली यही पर्पज़ है कि वो एक अलहदा से सेगमेंट है, अलहदा से पोर्शन है जो कि मैं ऐसे में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद आपका जो थीसिस स्टेटमेंट का सेक्शन है वो किधर है, आपने उसके ऊपर कौन सा पैराग्राफ लिखा है, दैट इज़ द थिंग। सो आई थिंक दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल फ्लॉ। आपको थीसिस स्टेटमेंट को नंबर नहीं करना चाहिए। Gender equality remains a myth, especially in Pakistan, as women have been systematically and forcibly excluded from availing equal opportunities in every walk of life। एक अच्छा सेंटेंस है और थोड़ा सा comprehensive भी है। However, it could become a reality if appropriate measures be taken। be taken से ज़्यादा बेहतर है are taken। आप सजेस्ट कर रहे हैं तो are taken I think is more suitable here। बाकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो अच्छी है। मुझे इनके स्टैंस के बारे में थोड़ा सा एतराज़ ये है कि ये जेंडर इक्वालिटी को एज अ मिथ ही शो कर रहा है। इट डज़ नॉट टॉक मच अबाउट के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं या फिर जेंडर इक्वालिटी को अचीव किया जा सकता है अगर ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम उनको टैकल कर लें। इट इज़ ट्रू कि जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, लेकिन आपने उसको लिखना इस सेंस में है कि जेंडर इक्वालिटी हैज़ रिमेन्ड अ मिथ सो फार। However, the world is moving towards gender equality due to the certain measures and policies espoused or implemented by the United Nations, by the nation states and individuals overall। ठीक है, तो हम उस तरफ मूव कर रहे हैं। आपकी डायरेक्शन जो ऐसे की डायरेक्शन है वो यही होनी चाहिए कि अभी तक वो नहीं, जेंडर इक्वालिटी जो है रियलाइज़ नहीं की गई, लेकिन हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अ मिथ, इट इज़ अ रियलिटी, बट वी आर ट्राइंग टू चेज इट, वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट। ठीक है, तो ये मैंने गलती इनको बताई भी थी, बट स्टिल ये एक बैलेंस्ड आउटलाइन है आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे का टीचर आपको ये नहीं कहेगा कि आपने इस साइड पे नहीं लिखना, या इंटरव्यू में भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने ये चीज़ नहीं कहनी।
इफ़ यू हैव द इनफ आर्गूमेंट्स, इफ़ यू हैव इनफ मटेरियल, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप उसको प्रूव कर सकते हैं और आपके आर्गूमेंट्स जेन्युइन हैं, लेजिटिमेट हैं, रिसर्च बैक्ड हैं, तो वाई नॉट यूज़ दैट। अगर आप उनको यूज़ कर सकते हैं, अच्छी तरह यूज़ कर लेते हैं और अच्छी तरह आप अपने स्टांस को, अपने टॉपिक को डिफेंड करते हैं, देन यू कैन ऑलवेज गो अगेंस्ट द टॉपिक एज वेल। दिस इज़ जस्ट वन थिंग, ठीक है। लेकिन जो सेफ़र अप्रोच है, जो जिसमें रिस्क कम है, वो यही है कि आप प्रो ह्यूमैनिटी रहें, प्रो पीस रहें, प्रो फ्यूचर रहें। ये ना हो कि आप एक डूम्ड फ्यूचर दिखा रहे हैं जिसमें किसी के लिए कोई स्पेस नहीं है, किसी के लिए कोई प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। सो देयर इज़ दैट। चले जी, व्हाट इज़ मेंट बाय जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी एज अ टर्म आपने यूज़ करनी है तो उसको स्पीच मार्क्स में लिखते ज़्यादा बेहतर है, और मीन बाय नहीं मेंट बाय होगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी हैं जी। फिर है जी, हाउ जेंडर इक्वालिटी रिमेन्ड अ मिथ इन पास्ट सिविलाइजेशंस। इसको मैंने रिडंडेंट आर्गूमेंट इसलिए कहा है क्योंकि आपने एसे में शुरू में एक आधा सिर्फ पैराग्राफ देना होता है कॉन्टेक्चुअलाइजिंग का, अगर आपने देना है। लाइक जेंडर इक्वालिटी को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसको कर दें। आप उसी के अंदर ही हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2, 3, 4 सेगमेंट देना शुरू कर देंगे, जबकि आपको एसे की तरफ आते आते टाइम लग रहा है, तो फिर आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड अप्रोच। वो जो एग्जामिनर है, ही विल गेट बोर्ड एंड ही विल नॉट रीड योर एसे एंड ही विल सिंपली से कि ठीक है जी, आप अपने घर, मैं अपने घर, और आप अगले CSS की तैयारी करें। सो यू शुड नॉट डू इट। यू शुड नॉट राइट मोर देन 1 पैराग्राफ फॉर कंटेक्चुअलाइजेशन और डिफाइनिंग और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। जो भी देना है वो सिर्फ एक पैराग्राफ में आ जाए, उसके बाद आप डायरेक्टली अपने टॉपिक को हिट करेंगे, ठीक है जी। खैर, केस स्टडी डिटेल्ड हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ वीमेन स्टेटस इन पास्ट सिविलाइजेशन। वीमेन स्टेटस नहीं, वीमेन्स स्टेटस होगा अगर लिखना है तो, वरना इससे ज़्यादा अच्छा है स्टेटस ऑफ वुमेन इन पास्ट सिविलाइजेशंस या प्रीवियस सिविलाइजेशंस। तो ये हो गया। फिर वाई जेंडर इक्वालिटी रिमेन्स अ मिथ रादर दैन अ रियलिटी। ये मेन आर्गूमेंट नंबर 5 से आके शुरू होता है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इट कैन फ्रस्ट्रेट द एग्जामिनर। देयर एग्जिस्ट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन मैन एंड वेमेन। केस स्टडी कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन एंड वीमेन, जिसको हम वेज गैप कहते हैं, ठीक है। ये आर्गूमेंट ठीक है। Women are systematically underrepresented in decision-making processes. Case in point, women's representation in parliaments around the world. ये 7 आपको नज़र आ रहा होगा, जो रेड में है, ये सारी मेरी मार्किंग है और मैं इसी तरह से फीडबैक दिया करता हूँ। सो इन चीज़ों को देख के ज़रा आप क्रिटिकली एनालाइज़ करें कि मैंने कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियाँ निकाली हुई हैं, उनको सही करें और उन चीज़ों को इम्प्रूव करें। जो आपकी गलतियाँ आपको नज़र आ रही हैं उन पे काम करें ताकि आप वो ना गलतियाँ करें। अगर आप ये आपका ऐसे नहीं है, किसी और का है, तो आप इससे सीखें कि क्या आप ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे। अगर आप ये कर रहे हैं तो उससे सीख के आप उनको इम्प्रूव करें, अपने एसेस को इम्प्रूव करें, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल गेट देयर विद योर essay will be 90-95%, 98% correct grammatically and functionally. So there is that. Almost half of the population of women around the world cannot make their own decisions about reproductive health. अच्छा, half of the population of the women की बजाय half of the women around the world कर लें, सिंपल है। केस स्टडी UNFPA रिपोर्ट। अच्छा जी, केस स्टडी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ और थोड़ा सा जनरल ऐसे के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात कि जब आपने लिखना है, पेज आपने लेना है, तो पेज वही ले जो लंबी शीट होती है और उसके दोनों साइड्स पे लाइन लगी होती है। अगर नहीं है, एक साइड पे दूसरी साइड पे आप लगा लें। पॉइंट इज़ कि आप अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 10 वर्ड्स पर लाइन लिखते हैं और वहाँ पे आपके 4 या 5 आते हैं, देन यू विल बी हैविंग ट्रबल के पता नहीं मैंने कितनी लाइंस में अपना पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है। तो अगर आप नियर अबाउट द सेम लेंथ के पेपर को या सेम विड्थ के पेपर को यूज़ करते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके जहन में ऑलरेडी ये चीज़ चल रही होगी कि ये मेरा पैराग्राफ ख़त्म होने वाला है, नाउ आई एम गोइंग टू एंड इट, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। वरना आपको वहाँ पे लाइंस गिनते हुए या उनको बैलेंस करते हुए भी टाइम लगेगा। उसके अलावा है जी कि जो केस स्टडीज़ हैं इनको नीचे अलहदा लाइन में लिखें। ये पेपर की कंजूसी ना करें, एक आधे पेपर से आपका कुछ नहीं होगा। आप केस स्टडी को निचली लाइन में लें, 2 आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान में एक लाइन छोड़ दें, आपका पेपर खूबसूरत होता जाएगा, ठीक है। ये ऐसे के पेपर को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये क्लटर्ड नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत पढ़ने में भी आपको डिफ़िकल्टी फील होती है। लेकिन अगर हर आर्ग्यूमेंट के बाद आप एक लाइन छोड़ देते हैं और केस स्टडी जो है वो
आर्गूमेंट के आगे लिखने की बजाय आप सब्सिक्वेंट लाइन में लिख लेते हैं तो वो एक बड़ा बैलेंस्ड, बड़ा स्ट्रक्चर्ड ऐसे नज़र आता है, बड़ा डिसेंट ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो उसके डेफिनेटली आपको एडिशनल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू अ जनरल या नॉर्मल पेपर। सो आई वुड रिकमेंड कि आप पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करें और केस स्टडी जो है उसको नीचे ले आएँ और बाकी साइडों पे लाइंस लगा के और जो वर्ड काउंट है उसका ख़ास ख्याल रखें। There exist laws and policies in countries that perpetuate gender inequalities. Case study: Arab countries laws related to women. Arab countries law होता है countries के ऊपर, फिर अगर आप कॉमा लगा देते हैं apostrophe तो फिर ये ठीक होगा, या फिर laws related to women in Arab countries simply as that. Societal norms prohibit women from making free choices about their lives. लाइफ लिखा है लाइव्स, क्योंकि विमेन की बात हो रही है और आगे भी आप आके देयर यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर शुड बी लाइव्स। और इसमें केस स्टडी है पाकिस्तानी सोसाइटी एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। ये ठीक है, आर्गूमेंट अच्छे हैं आपके, इनको मज़ीद अच्छा किया जा सकता है अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर लें जो कि जेंडर स्टडीज़ में नॉर्मली हैं लेकिन वो हमारे कॉमन डिस्कोर्स में भी आना शुरू हो गई हैं, जैसे पिंक जॉब्स हैं, जैसे ग्लास सीलिंग है, डबल बर्डन है। तो इन सब से हमें पता चलता है कि जी जेंडर इक्वालिटी मिथ ही है। तो इन जो की टर्म्स हैं उनका यूजेज बहुत ज़रूरी है। इट शोज़ के इस इंसान के पास, इस एस्पेरेंट के पास टेक्निकल नॉलेज है, इसने अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को, इस डायमेंशन को पढ़ा हुआ है, डेप्थ ऑफ नॉलेज है एंड ही इज़ क्लियर अबाउट हिज स्टैंस। सो अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल टर्म, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल जैर्गन ले हैं लाइक आईआर की, लाइक फ़िलासफ़ी की, लाइक पॉलिटिकल साइंस की, जो कि आम इंग्लिश रीडर को समझ ही ना आए, लेकिन जो जेंडर रिलेटेड है ये सोसाइटल इश्यूज़ हैं और इनको हम रोज़ाना की बेस पे अखबार में भी पढ़ते हैं जी, ग्लास सीलिंग, डबल बर्डन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये वो। तो इन सारों को अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ऑलरेडी कॉमन डिस्कोर्स में आए हुए हैं, सो दे कैन बी इफ़ेक्टिव इन गेटिंग यू बेटर मार्क्स दैन अदर पीपल। ठीक है जी। फिर आगे नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन इन पाकिस्तान दैट अकाउंट फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। द प्रॉब्लम्स होगा क्योंकि हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं विमेन इन पाकिस्तान की, सो द लगाना मत भूलिएगा। फिर है जी, सेक्शुअल हरासमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तानी विमेन। ओके। Secondly, we have forced marriages are another problem of Pakistani women and accounts for gender equality. फोर्स्ड मैरिजेज़ जो है उस सिंपली उसी के बारे में बात करें तो दैट की जगह पे एंड लगा लें और अकाउंट्स करें, अपने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें एस की गलती ना करें। अच्छा जी, ऑनर किलिंग इज़ अनदर प्रेसिंग इशू फेस्ड बाय वुमेन इन पाकिस्तान। ओके। केस स्टडी: अनीसा अब्बास एंड अरूज अब्बास ऑनर किलिंग। एंड फिर है जी, दी atrocious act of attacking women with acid is a common threat that women face in Pakistan. Case study: Fakhra Yunus's acid attack. Okay. The education sector of Pakistan prominently showcases the inequality between the two sexes. Sexes नहीं जनाब, genders है। gender और sex में डिफरेंस करना मत भूलिएगा और डिफरेंस पढ़ना मत भूलिएगा, उसको अपने जहन नशीन करना मत भूलिएगा। यही आपने गलती आगे इंट्रोडक्शन के बाद भी की है। मैं जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इस तरह के ब्लंडर ना करें। इट सिंपली शोज़ कि आपके पास इनफ नॉलेज या कम्प्रीहेंसिव नॉलेज नहीं है और आपका जस्ट सुपरफिशियल नॉलेज है और आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो जो चीज़ आपने लिखनी है बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट और उसकी जो हर एस्पेक्ट है आपको पता होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस इज़ ऑल्सो अनदर बिगर प्रॉब्लम, बिगर नहीं मेजर प्रॉब्लम कह लें, एनकाउंटर्ड बाय वुमेन इन पाकिस्तान, एनकाउंटर्ड की बजाय फेसिंग वुमेन इन पाकिस्तान। केस स्टडी: नूर मुकद्दम मर्डर केस। अच्छा जी, नूर मुकद्दम मर्डर केस जो है वो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का है। ठीक है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपके डोमेस्टिक वायलेंस में आए। डोमेस्टिक वायलेंस हम नॉर्मली उसको कहते हैं जो कि मियाँ बीवी के दरमियान होती है या घरेलू होती है। ठीक है, नूर मुकद्दम वाज नॉट मैरिड टू ज़हीर जाफ़र, लेट बी वेरी स्ट्रेट अबाउट इट। तो although that is a case of torture, murder or gender based violence whatsoever, but still you cannot call it domestic violence. So अपनी जो केस स्टडीज़ हैं उनको ध्यान से चूज़ करें। ये ना हो कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो के कहे कि आई डोंट थिंक दिस इज़ द केस। अगर आपके जहन में मे बी वो सेंस बना रही है बट अगर मेरे जहन में या एग्जामिनर के केस जहन में नहीं बना रही, सो यू शुड नॉट यूज़ एम्बिगुअस एग्जाम्पल्स।
और पॉइंट्स आपके अच्छे हैं, जस्ट इनको थोड़ा सा रीऑर्डर करने की ज़रूरत है। और एक आधा पॉइंट मैंने ऐड भी किया है, क्योंकि आपने जो मोस्ट इम्पैक्ट वाले प्रॉब्लम्स हैं या पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले लिखने हैं, और जो लीस्ट इम्पैक्ट वाले हैं या जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा एंड पे लेते जाएं। सो डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसके अलावा एक लैक ऑफ एजुकेशन है, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, वो भी आपने लिखना है, वो भी शायद मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। फिर है जी फोर्स्ड मैरिजेस, ऑनर किलिंग, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, एसिड थ्रोइंग। ओके जी, ये मैंने रीऑर्डर करके दिया है कि आपको तकरीबन इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, या फिर आपको इस तरह ऑर्डर में लिखना चाहिए। अब देखेंगे कि आप ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हाई इंटेंसिटी या हाई प्रेवलेंस से लो प्रेवलेंस की तरफ जा रहे हैं। एसिड थ्रोइंग जो है उसके केसेस कम हैं एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक वायलेंस। जो ऑनर किलिंग है उसके केसेस कम हैं एज़ कम्पेयर टू फोर्स्ड मैरिजेस। ठीक है जी, तो ये सीन है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी, हाउ द मिथ ऑफ जेंडर इक्वालिटी कैन बी रियलाइज्ड इनटू रियलिटी। रियलाइज्ड इनटू रियलिटी ये गलत है जी, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रियलिटी। ठीक है, या फिर हाउ द ड्रीम ऑफ जेंडर इक्वालिटी कैन बी रियलाइज्ड, सिंपल एज दैट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women, UN-CEDAW आई थिंक है ये, would certainly convert the myth into reality. Okay, the abolishment of laws, abolishment की बजाय आप simple abolishing the laws and policies that perpetuate gender inequality would result in gender equality. फिर है जी, states legislature should pass laws that enshrine women's rights in true spirit या in the constitution. in true spirit in the constitution की बजाय जो women's rights in the constitution कर दें, बस that's it. Economic equal economic opportunities should be provided to women to make them independent of men, to make them independent, simple. Understood है कि men से ही independence होगी. The state should prioritize women education in true spirit. अच्छा, इस पॉइंट पे या इस सेक्शन में मुझे सिंपली एतराज़ ये है कि ऑल्दो ये पाकिस्तान के रिलेटेड लिखा हुआ है, लेकिन इसके जो मेन आपने हेडर बनाया, हाउ द मिथ ऑफ जेंडर इक्वालिटी कैन बी रियलाइज्ड, वो किधर है? उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो दिस लुक्स लाइक अ जनरल वे फॉरवर्ड या जनरल वे आउट। तो अगर इसमें सारी पाकिस्तान रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड। इसमें आपको जनरल चीज़ें लिखनी चाहिए, इवन इफ़ के अगर ये जनरल है तो और आप इसमें 2-3 पाकिस्तान के लिख रहे हैं तब भी ये ठीक नहीं है। आपको जहाँ पे पाकिस्तान का है सिर्फ उधर पाकिस्तान के लिख रहे हैं, जहाँ पे जेनेरिक है उधर आप जेनेरिक लिखेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। द स्टेट शुड प्रायोरिटाइज वुमेन एजुकेशन इन ट्रू स्पिरिट। द कल्प्रिट्स ऑफ ऑनर किलिंग, एसिड थ्रोइंग, एसिड थ्रोइंग के स्पेलिंग गलत, या फिर जो डब्ल्यू आपने लिखा है वो ठीक नहीं लिखा हुआ। एंड डोमेस्टिक वायलेंस बी डेल्ट विद हैवी हैंड। ओके, एंड कंक्लूजन। और इसका जो जनरल फीडबैक है उसमें ओनली वन कंटेक्चुअलाइजिंग पैराग्राफ इज़ इनफ। और जो मैंने आपको बता दिया है कि यू शुड बी क्लियर अबाउट वुमेन इन पाकिस्तान इन पॉइंट नंबर 7। ओवरऑल आउटलाइन ठीक है, बस इसमें स्टांस का थोड़ा सा इशू है। स्टांस में मेरे ख्याल में थीसिस स्टेटमेंट में ही क्लियर हो जाना चाहिए कि हम फॉरवर्ड मूविंग पर्सन है, या वी आर ट्राइंग टू से कि जनाब फ्यूचर में ये जेंडर इक्वालिटी पॉसिबल है, अभी तक पॉसिबल नहीं हुई। ठीक है, और बाकी की जो गलतियाँ हैं मैंने साथ साथ पॉइंट आउट कर दी हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे ट्यून फॉर द इंट्रोडक्शन वीडियो, बिकॉज उसमें हम इसी एसे का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन की लेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा है और क्या वो उतनी लेंथ ठीक है या नहीं ठीक। और इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी और सेक्शुअल इक्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे, जो कि इन्होंने थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रखी है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।